नमस्कार। उत्थान क्लासेज में मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज ये इतिहास विषय की दूसरी क्लास है। प्रथम क्लास में हमने इतिहास विषय की बेसिक जानकारियां पढ़ी थी। मैं आशा करता हूं कि आपने क्लास देखी होगी। तो प्रथम क्लास में हमने पढ़ा कि इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास के तत्व और किस आधार पे इतिहास को दो भागों में बांटा गया है। इतिहास का वर्गीकरण, भारतीय इतिहास का वर्गीकरण और इतिहास का अपने जीवन में क्या महत्व है, ये अपने प्रथम क्लास में पढ़ा था। तो इतिहास को अपन ने पढ़ा कि प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है और आधुनिक भारत है। तो आज की क्लास से अपन लेके आएंगे प्राचीन भारत की। तो प्राचीन भारत की क्लास है, तो प्राचीन भारत की क्लास से पहले वो अपने प्राचीन भारत में आने वाले वो टॉपिक पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे प्राचीन भारत में, जिसको अपन को प्राचीन भारत पूरी तरह पढ़ा जाएगा। उन 8 टॉपिकों पे पढ़ा जाएगा। तो वो 8 टॉपिक हैं कि प्रथम टॉपिक है कि भारतीय इतिहास के जानकारी के स्रोत, यानी कि भारतीय इतिहास को जानने के लिए कौन कौन से स्रोत काम में आते हैं, यानी कि किन किन स्रोतों के आधार पर भारतीय इतिहास की जानकारी का पता लगता है। तो प्रथम स्रोत भारतीय इतिहास की जानकारी का है पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रा वृत्तांत। पुरातात्विक स्रोत यानी पुराने वो स्रोत जो खोद और खुदाई में मिले हैं। इनके विषय में जब अपन ने प्रथम टॉपिक आज ही लिखेंगे तो आज इनके बारे में मैं अलग से जो अपनी ये क्लास होगी उसमें ही बता दूंगा कि पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं और विदेशी यात्रा वृत्तांत कौन कौन से हैं। और उसके बाद अपन पढ़ेंगे प्राचीन भारत की सभ्यताएं। तो सभ्यताएं दो प्रकार की, दो सभ्यताएं हैं, एक तो सिंधु घाटी सभ्यताएं और एक है वैदिक सभ्यताएं। इन दोनों के विषय में भी अपन विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि इनसे भी प्रश्न आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड में खूब आते हैं। तो इतिहास विषय मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं चाहता हूं कि आपका भी फेवरेट बन जाए क्योंकि इतने सरल भाषा में आपको मैं पढ़ाऊंगा इतिहास विषय कि आपको याद हो जाएगा, क्लास में ही याद हो जाएगा। ये मेरी जानकारी में है कि मैं आपको क्लास में ही इतिहास विषय याद करवा दूंगा। एक बार अपन पढ़ेंगे, उसके बाद अपन रिवीजन करेंगे तो क्लास में ही इतिहास विषय याद हो जाएगा। तीसरी है महाजनपद काल, 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व से जो काल होता है वो महाजनपद काल है। उसके बाद है धार्मिक क्रांति और नवीन धर्मों का उदय। ये तीनों आप लिख लो, तो तीनों मैं मिटा देता हूँ, आप लिख लेना क्लास देखे तब भी। और चौथा है धार्मिक क्रांति। चौथा है धार्मिक क्रांति व नवीन धर्मों का उदय। यानी कि महाजनपद के काल अलग छोटे छोटे राज्यों में बटा वो जनपद थे और वो महाजनपदों का रूप ले चुके थे। उन महाजनपदों में के बाद छोटे छोटे राज्यों में नवीन धर्मों का उदय हुआ। तो वो धर्म 3 प्रमुख धर्म है, उसमें से एक तो है बौद्ध धर्म, एक है जैन धर्म और एक है आजीविका धर्म। इन धर्मों के विषय में भी अपन पढ़ेंगे जब अपन क्लास पूरी तरह स्टार्ट करेंगे। चौथा टॉपिक अपन लेंगे तो धार्मिक क्रांति और उनके प्रवर्तक और कौन कौन से धर्म उसमें हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीविक धर्म, ये अपन पढ़ेंगे। ये अपन पाठ्यक्रम चर्चा कर रहे हैं कि 8 टॉपिक कौन कौन से हैं प्राचीन भारत में, जिन 8 टॉपिकों को अपन पढ़ेंगे। तो पांचवा है मगध का उत्कर्ष। मगध का इन महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद उभर के आया या शक्तिशाली राज्य जो उभर के आया वो है मगध इसलिए उभर कर आया कि चारों तरफ से पहाड़ियां और 5 नदियों का चारों तरफ से 5 नदियों से घिरा हुआ था मगध। और यहाँ पे जंगल भी खूब ज्यादा थे, इसलिए यहाँ हाथी युद्ध के लिए और कृषि क्षेत्र प्रधान था। इसलिए मगध इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो उभर के आया।
तो ये भी अपन जो पढ़ेंगे तो मगध के बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। तो अभी तो अपन पढ़ लेते हैं कि इस पे 4 वंशों ने, महत्वपूर्ण 4 वंशों ने इस पे राज किया। तो वो 4 वंश हैं हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, और तीसरा है नंद वंश। और नंद वंश को पछाड़कर चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से जिस वंश की नींव रखी वो हम मौर्य वंश, और सबसे शक्तिशाली मगध पर जिन्होंने शासन किया वो मौर्य वंश था। और इसी में से सम्राट अशोक जो बौद्ध धर्म के बहुत बड़े प्रवर्तक माने जाते हैं, उनका ये मौर्य वंश में ही, मगध में ही उत्कर्ष माना जाता है। तो फिर उसके बाद मौर्य काल के पतन के बाद, मौर्य काल के पतन के बाद छोटे छोटे राज्यों में बढ़ा, तो उनको अपन बोलते हैं मौर्योत्तर भारत, यानी कि मौर्योत्तर काल। इनके बाद जो काल आया वो बोलते हैं मौर्योत्तर काल। कौन सा काल? मौर्योत्तर काल। तो टॉपिक कौन सा है? छठा, मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल में 2 प्रकार के शासन है। एक तो छोटे छोटे जो देशी राज्य हैं उनका उदय हुआ है, और एक बड़े यानी कि क्षत्रिय राज्यों का उदय हुआ है छोटे छोटे, और एक होता है विदेशी राज्यों का। तो एक तो होता है इसमें छोटे छोटे राज्य, क्षत्रिय राज्यों, क्षत्रिय राज्यों का उदय, और एक विदेशी आक्रमण हुए के कारण विदेशी राज्यों का उदय, विदेशी राज्यों का उदय। मौर्योत्तर भारत में, मौर्योत्तर यानी कि मौर्य काल के बाद इसमें शुंग, सातवाहन, क्षत्रिय, सातवाहन और कणव वंश प्रमुख आते हैं। और विदेशी राज्यों में इंडो ग्रीक आते हैं, पल्लवन आते हैं, शक आते हैं, और कुषाण वंश आते हैं। तो ये अपने छठे टॉपिक में पढ़ेंगे। और 7वां है, इसके बाद 7वां महत्वपूर्ण है, ये है गुप्त साम्राज्य, गुप्त काल। गुप्त काल महत्वपूर्ण है। तो गुप्त काल 275 ईसा पूर्व से 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। गुप्तोत्तर भारत भी आता है। उसके बाद दक्षिण भारत के राजवंश, गुप्तोत्तर भारत भी इसमें ही लिख लेते हैं अपन, है ना। इसमें भी गुप्तोत्तर यानी गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर भारत। और 8वां टॉपिक जो है अपना, 8वां टॉपिक है दक्षिण भारत के राजवंश। ये इसमें पढ़ेंगे कि दक्षिण भारत के जो राजवंश हैं, यानी कि प्राचीन भारत में अपन ये 8 टॉपिक विस्तार से पढ़ेंगे। और इन 8 टॉपिक से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। यानी कि फर्स्ट ग्रेड के यदि सेकंड पेपर में आप देखोगे तो 35% इन्हीं से आते हैं। प्राचीन भारत से सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा भी है प्राचीन भारत। आधुनिक भारत और प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत थोड़ा छोटा है तो कम समय लगेगा, लेकिन प्राचीन भारत और आधुनिक भारत थोड़ा बड़ा है तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो प्राचीन भारत में फर्स्ट ग्रेड के सेकंड पेपर में प्रश्न आते हैं और फर्स्ट पेपर में प्रश्न आते हैं। और जहां से फर्स्ट पेपर में प्रश्न आते हैं, कला और संस्कृति से ज्यादा प्रश्न आते हैं, तो इनको अपन डीपली पढ़ेंगे। और जो इतिहास के थोड़े लड़ाई या कुछ हैं जो इनकी कला और संस्कृति है उसको अपन पुरजोर पढ़ेंगे, है ना। तो आप पहली हेडिंग डालिए, कि पहली हेडिंग है इतिहास की। जो पहली हेडिंग है वो हेडिंग है, पहला हेडिंग अपन ने डाली थी इतिहास की, इतिहास के जानकारी के स्रोत, इतिहास की जानकारी के स्रोत। यहां से आप लिखने की शुरुआत करिए। तो पहला टॉपिक, पहले प्राचीन भारत की शुरुआत करते हैं। तो भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत से करते हैं। भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत।
भारत के इतिहास को जानने के लिए भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमने 3 भागों में बांटा है। 3 भाग कौन कौन से? एक तो पुरातात्विक स्रोत हैं जानने के लिए, एक साहित्यिक स्रोत हैं और एक है विदेशी यात्रा वृत्तांत। इन तीनों तरीकों से बांटा गया है। तो पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आते हैं? अभिलेख आते हैं, सिक्के आते हैं, मुद्राएं आती हैं, स्मारक आते हैं, पुराने भवन आते हैं, चित्रकला, चित्र, गुफा के अंदर जो चित्र लिखे गए हैं वो आते हैं, है ना। ये सभी पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। जबकि साहित्यिक स्रोत में साहित्य रचना के आधार पे जो भी धार्मिक साहित्य हैं या धर्म से इतर साहित्य हैं, दोनों प्रकार के साहित्य हैं वो आते हैं साहित्यिक स्रोत में। जबकि विदेशी यात्रियों द्वारा लिखी गई किताबें और इनके बारे में लिखा गई पुस्तकें वो आते हैं विदेशी यात्रा वृत्तांत में। तो आप एक बार डायग्राम बना के लिख लो कि 3 प्रकार के साहित्यिक स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत और दूसरे स्रोत हैं साहित्यिक स्रोत। और तीसरे स्रोत हैं विदेशी यात्रा वृत्तांत। तो इन तीनों स्रोतों में अपन ने तीनों स्रोतों में जिसको अपने महत्वपूर्ण मान सकते हैं, यानी कि इन तीनों स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो किताबें हैं। जो रचना लिखी गई, साहित्य रचा गया, वो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो साहित्यिक स्रोत है। प्रश्न आ गया कि भारतीय इतिहास को जानने के लिए सबसे प्रामाणिक स्रोत कौन से हैं? तो महत्वपूर्ण है वो प्रामाणिक नहीं है। लेखक कुछ भी लिख सकता है अपने राजा महाराजाओं के बारे में, है ना, लेकिन प्रामाणिक सबसे स्रोत माने गए हैं, वो सबसे प्रामाणिक स्रोत माने गए हैं वो पुरातात्विक स्रोत हैं। तो 2 प्रश्न एकदम क्लियर हो जाते हैं यहां से कि सबसे महत्वपूर्ण स्रोत और सबसे प्रामाणिक स्रोत। एक तो होता महत्वपूर्ण स्रोत, एक होता प्रामाणिक स्रोत। तो महत्वपूर्ण स्रोत तो है साहित्यिक स्रोत, जबकि सबसे प्रामाणिक स्रोत हैं पुरातात्विक स्रोत। और विदेशी यात्रा वृत्तांत ये विदेशियों द्वारा लिखे हुए हैं। इनमें न तो तारतम्यता है और न ही इनमें कुछ प्रामाणिकता है। उन्होंने तो मीराबाई को कुंभा की पत्नी बता दिया, कर्नल जेम्स टोड ने। क्यों? क्योंकि वो कुंभा स्वामी मंदिर में पूजा करती थी, इसलिए उसने कर्नल टोड ने कहा ये तो कुंभा की पत्नी है, जबकि हम सबको पता है कि वो भोजराज की पत्नी है ना। तो विदेशी यात्रा वृत्तांत में तो विदेशियों ने जो लिखा वही अपन ने माना, है ना। तो पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? आप सबसे पहले अपन इन तीनों के लिख लो और इसमें से पहला अपन टॉपिक शुरू करते हैं पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या होते हैं ये लिख लो आप एक बार कि पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं। अभिलेख होते हैं, सिक्के व मुद्राएं होती हैं, और सिक्के और मुद्राओं के साथ स्मारक व भवन होते हैं। स्मारक और भवन और मर्द बांध। और कुछ अपन अन्य में पढ़ लेंगे कि और जो बचे वो अन्य में पढ़ लेंगे। धार्मिक साहित्यिक स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। एक तो धार्मिक साहित्य जो धर्म को लेकर लिखे गए, और एक है धर्मेतर साहित्य, धर्म से इतर। और विदेशी यात्रा वृत्तांत में लिखे तो सबसे पहले यूनानी आए थे। विदेशी यात्री वृत्तांत, चीनी यात्री वृत्तांत, और तीसरा है अरबी यात्री वृत्तांत। और मैं कहूंगा इसमें प्रश्न तो पूरा पढ़ा लो, कोई नहीं आएगा। और कभी कभी आता है तो सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया
पिछली बार प्रश्न पूछा कि अरबी सुलेमान किस चौहान शासक के काल में आया, और वो मीर भोज था उत्तर। पूरा पढ़ा दिया, पूरा तात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, लेकिन प्रश्न किससे आया? अरबी यात्री वृत्तांत से। तो पूरा पढ़ना, कॉन्सेप्ट पूरा याद रखना, कहीं से भी प्रश्न पूछ ले आरपीएससी, अपन पूरे तैयार हैं। तो इसी पे एक कोटेशन में बोल देता हूँ, घड़ी से महंगा तो घड़ी का वक्त होता है, जो इसकी कदर करता है उसी का वक्त होता है, जो इसकी कदर करता है उसी का वक्त होता है। घड़ी से महंगा तो घड़ी का वक्त होता है, जो इसकी कदर करता है उसी का वक्त होता है। इसलिए समय क्या कदर करिए, समय के साथ चलिए। कल वाली क्लास कल देखिए और आज वाली क्लास आज देख लीजिए आप, है ना। तो समय का सदुपयोग रहेगा, समय के साथ चलिए। मैं ये कोर्स, पूरा कोर्स फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम से पहले करवा दूंगा, ये विश्वास रखिए। पूरा सब सब्जेक्ट का लाऊंगा, और इसमें स्कूली शिक्षा को भी मैं जोड़ रहा हूँ। मैं आपको एनसीईआरटी 6ठी 7वीं 8वीं राजस्थान अध्ययन भी इस पे ही करवाऊंगा, है ना। और हिंदी भी, व्याकरण भी, रचना बोध 9वीं 10वीं की रचना बोध, या तो 10वीं कराऊंगा या 9वीं की कराऊंगा, रचना बोध भी कराऊंगा। तो हिंदी भी कॉन्सेप्ट जो आरपी एनसीईआरटी चला रही है वो हो जाएगी अपनी। और संस्कृत जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं 3rd ग्रेड की, उसके लिए संस्कृत भी मैं 6ठी 7वीं 8वीं की लेके आ रहा हूँ, लेकिन उसमें व्याकरण नहीं, मैं 6ठी 7वीं 8वीं की किताब ही लेके आऊँगा, क्योंकि हमारे बच्चे हैं उनको भी पढ़ाना है मेरे को। तो वो भी क्लास की वार देख रहे हैं कि सर आप हमारी क्लास भी बना के डालो, तो उनकी डालना भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ना। तो सभी क्लासें आएंगी, आप बेफिक्र रहिए। अभी धीरे धीरे शुरुआत है। आप देख रहे हो हमारे पास संसाधन की कमी है, संसाधन की मेरे पास कमी हो, लेकिन कॉन्सेप्ट की कमी नहीं है। एनसीईआरटी, आरपीएससी, अधीनस्थ बोर्ड के जो भी नोट्स हैं, आरएस से लेकर छोटी से छोटी एग्जाम से लेकर आरएस तक के एग्जाम, नेट जीआरएफ तक के एग्जाम, आप हमारी क्लास से आप प्रश्न मिला लेना आगे जो और अभी पढ़ा रहे हैं, और आगे वाले प्रश्न मिला के देख लेना, सभी प्रश्न आए हुए मिलेंगे आपको। और इसमें मैं जोड़ूंगा, क्योंकि इसीलिए मैं खुद देख रहा हूं कि पीवाई की जो प्रश्न है, प्रीवियस वर्ष जो प्रश्न है, मैं वो इसमें जोड़ रहा हूँ और वो लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मेरे को वो सभी कॉन्सेप्ट मेरे विद्यार्थियों को देने हैं, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बड़ा एक कारण है विद्यार्थी जीवन में, और उस बेरोजगारी को मिटाने के लिए अपने को दिन रात मेहनत करनी है। और मेहनत, थोड़ी मेहनत मैं करूंगा और थोड़ी मेहनत आप करोगे। ज्ञान सबको है, लेकिन जब क्लास में आप आए तो शून्य बन के आइए। आप शून्य बन के आओगे ना, तो यहाँ से सीख के जाओगे। यदि आप परफेक्ट बन के आओगे कि मेरे को सब कुछ आता है, सर को कुछ नहीं आता, है ना, तो फिर आप 0 सीख के जाओगे। तो इसलिए यदि क्लास में आना है तो 0 बन के आइए, और 0 बन के आओगे तो आप सीख के जाओगे, ये मेरी गारंटी है। अपने ज्ञान को 0 से शुरुआत कीजिए। याद है, सबको याद है, मेरे को भी याद है, आपको भी याद है ना। तो परीक्षा में जाते हैं तो क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर अपने को याद होता रहता है क्या? नहीं रहता है। इसलिए नहीं रहता है क्योंकि हम अहम पाले हुए हैं कि हमको याद है। अपने को रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। एक सब्जेक्ट का ये मानो कि 4 बार रिवीजन करना है अपने को, तब जाके बातें क्लियर होंगी। और कॉन्सेप्ट को ऐसा पढ़ो कि दूसरी बार में तो ऐसे लगे कि फाड़ देंगे एग्जाम को, इस तरह से याद हो जाने चाहिए। चलो बातें छोड़ो, अपन तो अपने टॉपिक पे आते हैं, ये रह जाएगा। और इसमें पुरातात्विक स्रोत में पुरातात्विक स्रोत उनको कहते हैं, उन सभी स्रोतों को कहते हैं जो भौतिक अवशेषों कहते हैं। पुरातात्विक स्रोत उन सभी भौतिक अवशेषों को कहते हैं जो प्राचीन काल के मानव जीवन वह उनकी गतिविधियों के बारे में हमको जानकारी देते हैं, उनके विषय में जानकारी देते हैं। और ये स्रोत उत्खनन यानी कि खुदाई से प्राप्त होते हैं, और ये अधिक प्रमाणिक होते हैं, साहित्यिक स्रोत से अधिक प्रमाणिक होते हैं, क्योंकि इसमें कवि की या लेखक की कल्पना का कोई स्थान नहीं है। जैसे अभिलेख में खुरद के साथ मान लो अशोक के वो नियम लिखे हुए हैं, तो उसमें लेखक कुछ करेगा, क्योंकि करेगा तो पता चल जाएगा, लोग वहां जाएंगे ये तो गलत लिखा है भाई आपने, है ना। मर्दबाण पे कुछ लिखा हुआ है, चित्र लिखा हुआ है ना, तो उसमें लेखक कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता ना। इसीलिए ज्यादा प्रमाणिक है, जबकि महत्वपूर्ण ज्यादा है साहित्यिक स्रोत।
यानी कि ज्यादा स्रोत जो मिले हैं वो साहित्यिक स्रोत हैं, लेकिन प्रमाणिक जो स्रोत हैं वो पुरातात्विक स्रोत होते हैं। और पुरातात्विक स्रोत वो होते हैं, कौन से स्रोत होते हैं, जो उत्खनन यानी खुदाई से प्राप्त होते हैं और जो प्राचीन काल की मानव गतिविधियों के विषय में जानकारी हमको देते हैं, वो सभी पुरातात्विक स्रोत होते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत में पहला लिखो अभिलेख। पहला कौन सा है? अभिलेख। अभी लिखो आप, इसमें पहला टॉपिक डालिए पुरातात्विक स्रोतों में। पहला टॉपिक है अभिलेख। अभिलेख उनको कहते हैं जो कहीं पसाणों पर, गुहा पर, स्तंभों पर, वह प्रतिमा यानी कि मूर्तियों पर या पुरा पर, कहीं पर जो लेख लिखे गए राजाओं द्वारा अपने नियम, वह कोई भी लेख लिखवाए गए, कोई भी चित्र खुदवाए गए, उन सभी को अपन अभिलेख कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। किनको कहते हैं? गुहा पर, पाषाण पर, स्तंभ पर, गुहा पर, पाषाण पर, स्तंभ पर, ताड़ पत्थर पर और पुरा पर, प्रतिमा पर, इन पे जो लेख लिखवाए गए उनको क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। और अभिलेख सर्वप्रथम भारत में लिखाने का श्रेय ईरानी शासक दारा प्रथम को जाता है। सर्वप्रथम लिखाने का श्रेय ईरानी शासक दारा प्रथम को जाता है। और उसके भारत में सर्वाधिक जिसने लिखाए हैं वो सबको पता है कि सम्राट अशोक ने लिखाए हैं। सबसे ज्यादा अभिलेख जिसने लिखाए हैं वो सम्राट अशोक ने लिखाए हैं। लेकिन प्रथम बार भारत में ऐसा प्रश्न आ जाए कि प्रथम बार किसने लिखाई, अपन यहाँ गलती करते हैं, यहाँ अपन सम्राट अशोक लिखते हैं, लेकिन भारत में सर्वप्रथम भारत को विजित कर ईरानी शासक दारा प्रथम ने भारत में लिखाए थे। तो अशोक के अभिलेख सबसे पहले जिसने खोजे थे भाई, अशोक के जो अभिलेख थे वो सबसे पहले खोजे थे टिफन टेलर ने 1750 ईस्वी में। और उसका जो अध्ययन किया था तो 1837 में जेम्स प्रिसेप्ट ने उसका अध्ययन किए थे अशोक के अभिलेखों के। मैं वैसे ये लिखता नहीं, सीधा हाथ से भी लिख देता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि समय की बचत हो और अपनी क्लास ज़्यादा लंबी न चले। यदि मैं हाथ से लिखता तो अपनी क्लास से बहुत लंबी हो जाती, क्योंकि मेरे को लंबी नहीं करनी है, 30-35 मिनट की क्लास करनी है, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा आप देखेंगे भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा क्लासे आप सेल्फ स्टडी करो, किताबों से पढ़ो, है ना। ये तो आप नोट्स बना ही लोगे तो इन नोट्सों से भी पढ़ो, है ना। इससे ज़्यादा इसमें ज़्यादा जानकारी मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि जब मैं सम्राट अशोक मौर्य काल पढ़ाऊंगा, उनकी कला और संस्कृति पढ़ाऊंगा, तो मैं ये सब ज़्यादा आपको पढ़ाऊंगा। और उसके बाद इन सम्राट अशोक की जो अभिलेख हैं उनकी लिपियां हैं, ब्राह्मी लिपि है, खरोष्टी लिपि है, अरमाइक और ग्रीक। सबसे ज्यादा जो अभिलेख लिखे गए ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में ही लिखे गए। ये सब आपको जानकारी है, क्योंकि तो अभिलेख किसे कहते हैं ये अपने को जानकारी होनी चाहिए। यानी कि कोई गुहा है, यानी कि गुफा, है ना, और कोई बाहर स्तंभ लगाया, यानी कि एक पत्थर का टुकड़ा है ऐसे लगा दिया, यानी कि एक स्तंभ है, कोई पाषाण है, पत्थर है, और कोई ताड़ पत्र है, या कोई पूरा लेख है। इन सभी पे लिखे हुए लेख, इन सभी पे क्या है, लिखे हुए लेख भी क्या कहलाते हैं? अभिलेख कहलाते हैं। और अभिलेख के संदर्भ में जो प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले अभिलेख लिखवाने का कार्य किसने किया, तो वो है दारा प्रथम या डेरियस प्रथम, ईरानी शासक ने लिखाए थे। और भारत में सर्वाधिक अभिलेख सम्राट अशोक ने लिखाए। और अब इसे सम्राट अशोक के अभिलेखों के खोज टिफन टेलर ने 1750 में की। और उनके अध्ययन जो उन्होंने लिखा है उन सब का अध्ययन जिसने किया था वो अध्ययन किया था सबसे पहले जेम्स प्रिसेप्ट ने 1837 ईस्वी में। और अभी सम्राट अशोक के अभिलेखों की लिपि है, ब्राह्मी है, खरोष्टी है, अरमाइक है और ग्रीक है। आप लिखिए एक बार, मैं लगे हो जाता हूँ, आप लिखिए। इसके बाद मैं अभिलेख है आपको तार यहीं पर लिख देता हूँ और आप लिख लेना और मैं बोल बोल के बता देता हूँ। भारत के प्रमुख अभिलेख कौन कौन से हैं। क्लास को लंबी नहीं खींचेंगे अपन, लंबी खींचेंगे तो ये बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। तो अपन को 30 मिनट की ही क्लास, 30 या 32 मिनट की क्लास ही करनी है। तो अपन बात कर रहे थे भारत के प्रमुख अभिलेखों की। तो भारत के प्रमुख अभिलेखों में सबसे ज्यादा जिसने लिखा है जिस शासक ने, वो अशोक ही थे। तो अपन अशोक के ही अभिलेखों के विषय में चर्चा करेंगे। तो मास्की, गुजरा, निट्ठुर और उदयगोलम अभिलेख। अशोक ने मास्की, गुजरा, उदयगोलम और निट्ठुर अभिलेख, ये चारों अभिलेख लिखवाए। और इन चारों अभिलेखों की एक विशेषता है
कि इनसे प्रश्न आ जाता है, कि एक प्रश्न आ जाता है कि इनमें से बताइए कि अशोक का नाम, सम्राट अशोक का नाम अशोक किन अभिलेखों में मिलता है। तो 3 अभिलेख ये देते हैं, एक अलग देते हैं। तो आपको चारों अभिलेख याद होने चाहिए, मास्की, गुजरा, निठुर और उदयगोलम। ये चारों अभिलेखों में नाम सम्राट अशोक का नाम अशोक मिलता है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 2 अभिलेख अशोक से प्रथम पूर्व रखे थे, एक तो महास्थान अभिलेख, एक इसमें सहगोरा अभिलेख। सहगोरा और महास्थान अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसीलिए अपने कभी कभी प्रश्न गलत कर देते हैं कि भारत में सर्वप्रथम अभिलेख किसने लिखा है, तो आप इस अशोक कर देते हो, लेकिन अशोक नहीं है, दारा प्रथम है, यानी कि दारा प्रथम है, डेरियस से प्रथम है, ईरानी शासक, और अशोक से पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य ने लिखा दिए थे। तो ये बात याद रखने योग्य बात है आपके लिए। और उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त ने लिखाई, और नासिक अभिलेख है गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये महत्वपूर्ण अभिलेख है। और अभिलेखों के प्रश्न आ जाते हैं कि एक तरफ अभिलेख देते हैं और एक तरफ शासन दे देते हैं, और या एक तरफ अभिलेख दे देते हैं, एक तरफ स्थान दे देते हैं। तो अपन जब पढ़ेंगे पूरी तरह मौर्य काल, गुप्त काल ये पढ़ेंगे, या दक्षिण भारत पढ़ेंगे, तो अभिलेखों की बात करेंगे, कला और संस्कृति की बात करेंगे, तो इनकी बातें आराम से करेंगे। आप बेझिझक रहिए, मैं पूरा करवा दूंगा आपको, है ना। तो नासिक अभिलेख है गौतमी पुत्र सातकर्णी, और इनमें क्या क्या दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है, ये जब अपन क्लास पढ़ेंगे। अभी तो जानकारी के स्रोत पढ़ रहे हैं, तो उनमें अभिलेख आ गया तो मैं ये लिखवा दिया कि भाई अभिलेख, मुख्य भारत के अभिलेख इतने हैं, इनमें से प्रश्न आ जाता है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, आतिगुम्पा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल का है, ये महत्वपूर्ण अभिलेख है। ये प्रश्न आ जाता है कि आतिगुम्पा अभिलेख किस शासक का है, तो कलिंग नरेश खारवेल का है। एरन अभिलेख धान्य विष्णु और भानुगुप्त, धान्य विष्णु जिनको भानुगुप्त कहते हैं, इसमें ही आपको पता है सती प्रथा का सर्वप्रथम उदाहरण मिलता है। मंदसौर अभिलेख यशोधर्मन का है, मंदसौर अभिलेख यशोधर्मन का है। ये अभिलेखों की बात हुई। तो ये इस क्लास में अपन ने जो बात की है अभी तक, वो बात है पाठ्य चर्चा। पाठ्य आज मेरी वैसे ही बात थी कि मैं पाठ्य चर्चा ही करूंगा, कि जो 8 भाग उनके विषय ही चर्चा करूंगा, बड़ी बात करूंगा उनके ऊपर। लेकिन मैंने सोचा कि यदि अपने को प्राचीन भारत पढ़ाना ही है, उसके बाद पढ़ाना है, तो अपन पाठ्य चर्चा बस 8 लिखा देते हैं और उनको याद, इनको बता देते हैं भाई 8 भाग हैं प्राचीन भारत, अपने 8 भागों में पढ़ेंगे। उसके बाद क्लास चालू कर देते हैं। लेकिन क्लास मेरा आज विचार नहीं था, लेकिन फिर भी मैं क्लास से शुरुआत कर दी है आज से, कि प्राचीन भारत पढ़ाना शुरुआत करती है। कल से पुरातात्विक स्वरूप पूरे पढ़ लेंगे, स्मारक, भवन, मुद्राएं, सिक्के सभी पूरी पढ़ लेंगे। इस क्लास में अपन ने पढ़ा है कि पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं। इतिहास को, भारतीय इतिहास को जानने के लिए 3 भागों में बांटा गया है। एक तो पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत, और तीसरा है विदेशी यात्रा वृत्तांत। और पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख आते हैं, सिक्के आते हैं, मुद्राएं आती हैं, और ये सबसे प्रमाणिक स्रोत है, क्योंकि लेखक अपनी कल्पना के आधार पर कुछ भी नहीं लिख सकता, कुछ भी नहीं लिख सकता, इसलिए ये जरूरी है। उसके बाद दूसरे अपन ने साहित्यिक स्रोत पढ़े। साहित्यिक स्रोत अपन पढ़ेंगे आगे चलकर, उसमें धार्मिक साहित्य और धर्म से इतर साहित्य आता है, तो अपन उसका पूरा खोल के पढ़ेंगे, पूरी किताबें पढ़ेंगे, कौन कौन सी किताबें हैं। उसके बाद विदेशी यात्रा वृत्तांत है ना। विदेशी यात्रा में जो यूनानी शासक सबसे पहले आए थे उनकी पढ़ेंगे। उसके बाद अपने चीनियों की पढ़ेंगे, चीनी यात्रा वृत्तांत पढ़ेंगे, और फिर अरबी यात्रा वृत्तांत पढ़ेंगे। तो पूरा पढ़ेंगे, आप बेफिक्र रहिए। पूरा पढ़ाना मेरा काम है, पढ़ना आपका काम है। तो आप पढ़िए और मेरे साथ जुड़े रहिए। आप जुड़े रहेंगे तो आप कुछ सीखेंगे। तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि सुनने से क्लास में आइए, यदि आप सुनने से आओगे तो बहुत कुछ सीखोगे। और उसके बाद अपन ने पढ़ा कि अभिलेख है, तो अभिलेख है जो गुहा पर, पुरा पर, ताड़पत्र पर, स्तंभों पर, पसाड़ों पर जो लेख लिखे गए हैं, राजाओं द्वारा अपने नियम लिखे गए हैं, या जनता तक वो बात पहुंचाने के लिए जो भी लेख लिखे गए हैं, है ना, उनको कहते हैं अभिलेख। अभिलेख सबसे पहले भारत के संदर्भ में देखें तो दारा प्रथम ने लिखवाई, और भारतीय में सर्वाधिक अभिलेख जिस राजा ने लिखा है वो सम्राट अशोक थे, है ना। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले टिफिन टेलर ने 1750 में खोज के, और 1837 में जेम्स प्रिस्टन ने उसको अध्ययन किया। और सम्राट अशोक के अभिलेखों में 4 प्रकार की लिपियों का प्रयोग हुआ, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक। अरमाइक और ग्रीक में 2 या 4 अभिलेख हैं जो भारत से बाहर हैं, है ना। और भारत में तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियां ही हैं।
और उसके बाद अशोक के प्रमुख मास की गुजरा निठुर और युद्धगोलम अभिलेख, जिसमें सम्राट अशोक का नाम अशोक मिलता है। ये प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है। और एक हाथी गुम्फा अभिलेख पूछ लिया जाता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक का है, कलिंग नरेश खारवेल का। और सती प्रथा का एक एरन अभिलेख के बारे में पूछ रहा है कि सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो एरन अभिलेख में। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। आप लिख लिए, एक मिनट में आपको दे रहा हूँ, आप लिख लो। इसी के साथ ही राम राम।